हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज की डेट है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का ये डेली करंट अफेयर है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर को जीआई टैग मिला। ठीक है, पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बने बियर को जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य को मिला है? तो ये असम राज्य को मिला है। ठीक है, असम राज्य को ये मिला है। टोटल 8 उत्पादों को ये जीआई टैग मिला है। अब इस जीआई टैग जो मिला है, इसके इन उत्पादों की निर्माता कौन है? तो ये बोडो जनजाति है। बोडो जनजाति को बोडो जनजाति इसकी निर्माता है और इन्हीं के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ निवास करती है? तो असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इब्सा मार बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास चर्चा में रहा। इब्सा मार बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास चर्चा में रहा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए इसका नेचर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नेवियों के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज किन के बीच में होता है? नेवी के बीच में होता है। ये किनके मध्य होता है? तो फ्रेंड्स, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब 3 देशों के मध्य होता है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किनके बीच में होता है? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के मध्य ये एक्सरसाइज होता है। इस बार का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस बार का आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? इब्सा मार बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। ऐसे अभ्यास करने का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि जब ज़रूरत पड़े, अगर हम मतलब इन तीनों को साथ आना पड़े, तो इन तीनों की नेवी कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकती हैं, इसी की प्रैक्टिस होती है। और जो अरब सागर है उनको सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि वहाँ पे सोमालियन पायरेट्स होते हैं, हूती पायरेट्स होते हैं, इनसे रक्षा करने के लिए भी ये सब एक्सरसाइज की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया कि किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। ये लास्ट में फ्यूचर लिखा है, लास्ट में ये फ्यूचर लिखा है। फ्रेंड्स, ये दिख नहीं रहा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर। लास्ट में ये फ्यूचर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि इसको मनाया क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत देश में जैसे कि बहुत समय से ये मतलब प्राचीन समय से ही ये प्रथा चली आ रही थी, बेटियों के अगर बेटियों का जन्म हो रहा है तो उनको जन्म से पहले ही मार दो। ठीक, या पहले टाइम में जन्म होते ही ख़त्म कर दिया जाता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो वैसे भ्रूण का पता लगा लिया जाता था, बच्चे का लिंग का पता लगा के उनको वहीं पे समाप्त कर दिया जाता था, जिसका संज्ञान भारत सरकार ने लिया, क्योंकि ऐसे बच्चियों की संख्या बहुत कम हो रही थी देश में। और जैसे कि आपको पता है कि लिंगानुपात भी बहुत कम हो गया था, जिसके वजह से भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया और बच्चियों की जो हत्या कर दी जाती थी उसको उन्मूलन के लिए, आपने देखा होगा अस्पतालों में एक लिखा होता है कि भ्रूण की जांच कराना कानूनन अपराध है, लिंग की जांच कराना कानूनन अपराध है। वो इसी के तहत है। फ्रेंड्स, बच्चियों का जन्म हो, आगे बढ़े, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां, ऐसे पढ़ेगा भारत, ऐसे कुछ करके प्रोग्राम भी चलाए जाते। तो ये सब इसी के अंडर चलाए जाते हैं, मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, अभी हाल ही में 44th और 45th आसियान समिट 2024 का आयोजन किया गया। मतलब जो 2024 में समिट आयोजन किया गया है आसियान वाला, उसका क्रम है 44 और 45th। कहाँ पे आयोजित किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है लाओस की राजधानी वियंताने में। कहाँ पे? लाओस की राजधानी वियंताने में। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट हुए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में? तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेजेंट हुए। अब जान लेते हैं पिछले वर्ष जो 43rd समिट हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था जकार्ता में। जकार्ता किस देश का हिस्सा है? तो ये इंडोनेशिया का है।
ये इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब इसको बदल के, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जिससे ये जो जावा आइलैंड है जिस पे जकार्ता इनकी राजधानी स्थित है, वो 2045 या 50 तक डूब जाएगा। इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी है बोर्नियो आइलैंड पे। बोर्नियो आइलैंड पे कहाँ पे, तो कालीमंतन को ये अपनी नई राजधानी बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, और जो पिछला वाला 43rd था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हालांकि इनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है सब, क्योंकि ये किसी के पहचान के मोहताज नहीं है रतन टाटा जी, लेकिन फिर भी इनके बारे में एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर को स्वर्गवास हो गया। ठीक है, स्वर्गवास होने के बाद हो गया। ये कौन थे फ्रेंड्स, ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इन्हें भारत के 2 सर्वोच्च सम्मान दिए जा चुके हैं। सबसे पहले पद्म भूषण दिया गया था सन 2000 में, और पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। आपको पता होगा कि भारत के 3 वो पद्म अवार्ड होते हैं। सबसे नीचे होता है पद्मश्री, उससे ऊपर होता है पद्म भूषण, और उसके ऊपर होता है पद्म विभूषण, और जो सबसे ऊंचा होता है वो होता है भारत रत्न। हालांकि इनको अभी मिला नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव भेज दिया गया है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया जाए। इनकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इनके दादाजी कौन थे, तो जमशेद जी टाटा थे। रतन टाटा पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक है, पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। पारसियों का मूल निवास कहाँ था फ्रेंड्स, तो पारसियों का मूल निवास वर्तमान समय के ईरान में था। ठीक, ईरान की अगर नेटिव पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे मुस्लिम लोग नहीं रहते थे। ये जब एंशिएंट टाइम में मुस्लिम इन्वेड हुआ, जिस वजह से वहाँ पे लोगों ने अपना धर्म कन्वर्ट किया, और वहाँ पे लोगों ने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। जो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे, अलग अलग देशों में जाके रहने लगे, जैसे रतन टाटा जी का परिवार इंडिया आ गया, तो ये पारसी धर्म से हैं। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, इसीलिए लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि पारसी मुस्लिम होते हैं। पारसी मुस्लिम नहीं होते हैं। ठीक, ये एंशिएंट टाइम की कहानी जो मैंने अभी आपको बताई इससे संबंधित है कि ये पारसी नहीं होते हैं। जो जो वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले आए या किसी देश में चले आए, वो अपने एक्चुअल रिलीजन में ही रहे। ये देखिए, ये हैं रतन टाटा जी, किसी पहचान की मोहताज नहीं। इनकी एक स्टोरी है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ था कि 1988 की बात है, जब रतन टाटा जी ने अपनी एक कार बनाई इंडिका नाम से, तो वो कार चली नहीं। ठीक, बहुत लॉस हुआ इनको बिजनेस में। तो जो वर्तमान समय में जो फोर्ड मोटर जिसने अभी हाल ही में चेन्नई में अपना प्लांट रीओपन किया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रतन टाटा जी को बहुत लॉस हुआ, तो ये फोर्ड के मालिक के पास गए, कहा कि सर हमारी कंपनी को आप परचेज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हो चुके हैं। तो जो फोर्ड के मालिक थे उन्होंने कहा था कि जब जिस धंधे की समझ नहीं होती उस धंधे में कूदते ही क्यों हो। बस रतन टाटा जी को ये बात काफ़ी ज़्यादा हर्ट की। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत परचेज़ कीजिए। सर इंडिया वापस आए, इन्होंने काम करना शुरू किया, और काम करते करते एक समय ऐसा आया, जब आया समय 2007 का, बाजी पूरी पलट चुकी थी। अब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था कौन, फोर्ड मोटर्स। तो रतन टाटा जी ने ऑफ़र दिया, मैं 3.2 बिलियन US डॉलर में आपकी कंपनी ख़रीदना चाहता हूँ। तब इन्होंने पूरी कंपनी ही परचेज़ कर ली। और जो आज आप लोग कार का नाम सुनते हैं ना, जगुआर, ठीक, जगुआर, लैंड रोवर, ये सब कारों का जो ओनरशिप है ये रतन टाटा सर के पास ही था, है। अब तो फ़िलहाल ये नहीं है, अब इनकी कंपनी के पास है ये सारा। तो जो जगुआर है, लैंड रोवर है, ये टाटा कंपनी की कार है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के महासचिव जो हैं, उन पर इजराइल ने अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं, उनको अपने देश में आने पर बैन लगा दिया कि अब आप हमारे देश में नहीं आ सकते।
तो यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है, महासचिव कौन है? तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब ये जो किस्सा हुआ है ये इनको बैन क्यों किया गया है? तो फ्रेंड्स बैन इसलिए किया गया है कि इसराइल बहुत समय से ये नोटिस कर रहा था कि जब इसराइल किसी पे अटैक करता है, ठीक, अपने डिफेंस में या जिस भी उससे अटैक करता है, तो एंटोनियो गुटेरेस तुरंत बोलते हैं, तुरंत उस कृत्य को तुरंत ये निंदा करते हैं। तो इसराइल का कहना ये है कि जब ईरान ने हमारे ऊपर, लेबनान ने हमारे ऊपर और हमास ने हमारे ऊपर, लेबनान का मतलब है हिजबुल्लाह और गाज़ा का मतलब है कि वहाँ का हमास संगठन ने जब इसराइल पे आक्रमण वो किया, हमले किए, तब आपने कुछ नहीं बोला। तो इसी चिढ़ की वजह से इसराइल ने इनको अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। अब एंटोनियो गुटेरेस कौन से नंबर के महासचिव बने हैं यूएन के? तो ये 90 नंबर के महासचिव हैं। 2017 में अपॉइंट हुए थे और अब तक इस पद पे हैं। एंटोनियो गुटेरेस किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं पोर्चुगल से, ये पोर्चुगल के नागरिक हैं, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये जो 24 अक्टूबर है ना, इसी दिन यूएन डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो डे इसी दिन मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।